बेटा अभी हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, अब ये बन कैसे रही थी हम ये भी रिवाइज कर चुके हैं, है ना, कि sp बन रही है तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल ज्वाइन हो रहा है, sp2 बन रही है तो एक ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल ऐड हो रहे हैं, sp3 बन रही है तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, और इससे क्या बन गया, टोटल 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए। ये तो हम समझ गए, लेकिन इसके बाद हमें इनका समझ रहे हैं कि इनका शेप्स क्या हैं, क्योंकि बेटा हमारे एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है और इनके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, या सीधा एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि इसकी शेप क्या होगी या इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या पढ़ी, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। याद रखना, जब ये दोनों, ये s का शेप कैसा होता है, सर्कुलर, और हमारा p का कैसा होता है, डबल शेप। जब ये दोनों मिलते हैं तो बेटा इस तरह का एक शेप दिखाई देता है हमको, जिसे हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। कैसी बेटा, तो इसको याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, लीनियर ज्योमेट्री, जिसके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप बोलोगे भैया एंगल, तो मैं बोलूँगा हाँ बेटा एंगल्स भी याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो माइन्यूट लेवल पर जब आप जाओगे तो हो सकता है कि आपको एंगल्स ही पूछ ले लीनियर ज्योमेट्री का या sp3 हाइब्रिडेशन का। बेटा हम कुछ भी NCERT की चीज़ें मिस नहीं कर सकते, और ये नहीं कह सकते कि ये लेस इंपॉर्टेंट है और ये हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है। बिकॉज बेटा नीट के पर्सपेक्टिव से जाओ, IIT JEE के पर्सपेक्टिव से जाओ, तो IIT के अंदर जोर दिया जाता है बहुत ज़्यादा बेटा प्रैक्टिकल चीज़ों पे, मतलब जो आपने सीखा उससे प्रैक्टिकली क्या निकाल सकते हो। लेकिन नीट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नीट के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकली इससे क्या ड्राइव कर सकते हैं वो नहीं पूछेंगे, आपसे वही पूछेंगे जो NCERT में लिखा हुआ है, और उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आप शायद मिस कर देते हो पढ़ते हुए। आप उनको लेस इंपॉर्टेंट मान कर छोड़ देते हो, यार कौन ही पूछ रहा है एंगल। लेकिन अगर बेटा मेंशन है NCERT में तो कुछ नहीं पता पूछ ले, तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, तो बेटा ये आप इसके अंदर ये समझ लो कि ये लीनियर ज्योमेट्री जो है इसका एग्जांपल है BeCl2। क्या, BeCl2। अगला शेप चेक करो बेटा, अगला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब है कि एक s और दो p, तो मतलब एक s और दो डबल शेप, कैसे भी बना लो, ऐसे बना लो। ये जब मिलती हैं तीनों तो हमारे पास क्या बनता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, sp2 हाइब्रिडेशन बनती है, जिसका शेप क्या है, ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री हमें ये देखने को कहाँ मिलता है, हमें ये देखने को कहाँ, अच्छा ऑर्बिटल्स कितनी बनी है, एक और दो प्लस तीन, तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमें मिल रही हैं। अब कंपाउंड ऑफ बोरोन्स एंड कार्बन के अंदर हमें sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है। तो कहीं बोरोन दिखाई दे या कार्बन दिखाई दे, लेकिन याद रखना कार्बन में कैसा डबल बॉन्डेड दिखाई दे तो वो हाइब्रिडेशन मेरी कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडेशन होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगला, और शेप कैसी होगी, ट्रायंगल प्लेनर। एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अगला देखो sp3 हाइब्रिडेशन, मतलब एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिलकर sp3 हाइब्रिडेशन बनेंगी। इसका मतलब 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक बात देखना कि s ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक 25% रहेंगे और 75% किसके रहेंगे, p ऑर्बिटल के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो तो p ऑर्बिटल 3 है और s सिर्फ 1 है, तो शेयर भी तो बेटा p का ज़्यादा होगा और s का कम होगा। इसकी जो शेप बनती है इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 109.5 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है बेटा चीज़ें। अब तक तो बेटा s और p के बीच में हाइब्रिडेशन हो रही थी, लेकिन अब जब बात करते हैं जब d ऑर्बिटल भी इन केस इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा 3s 3p 3d, ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सेम एनर्जी वाली है, लगभग सेम एनर्जी है इनकी। हाइब्रिडेशन होने के लिए भी ज़रूरी है कि सेम एनर्जी होनी चाहिए, तभी हाइब्रिडेशन हो पाती है। और अगली 3d 4s और 4p, ये भी कैसी है, ये भी बेटा सेम एनर्जी की ही ऑर्बिटल्स हैं। सेम मतलब कि कंपेरेबल एनर्जीज हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन हाँ कंपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देता, तो वहीं हाइब्रिडेशन हो पाएगा। अगर 3 मतलब s p d 3s 3p 3d इनके अंदर जब हाइब्रिडेशन होती है 3 वाली में, तो किस तरह की हाइब्रिडेशन निकल के आती हैं, sp3d या sp3d2। यही दो तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, दो तरह की हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पर 3d 4s और 4p मतलब d3 और बाकी 4s और 4p मिलेंगे, तो वहाँ पर जो शेप्स हमें देखने को मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, 3dsp2 3dsp3 dsp3। मतलब ये देखो
DsP2, DsP3, D2sp3, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे D शुरुआत में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। S एक भी नंबर नहीं देखने को मिलेगा आपको, और P पर कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको इस केस में और इस वाले केस में आपको ये वाली हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। अच्छा बेटा, अब इनकी जरा शेप्स देख लो जो कि आपके NCERT में दी हुई है और इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया। जहाँ पर आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, कैसी? 3D 4S 4P वाली हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये देखने को मिलेगी। तो उसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल है ये प्लैटिनम क्लोरीन PtCl4, ठीक है। अच्छा sp3 हाइब्रिडेशन कहीं देखने को मिली, मतलब 3s 3p 3d वाली, तो इसका मिलेगा आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। एग्जाम्पल pf3 PCl5, ये वाला pf5 इंपॉर्टेंट है। dsp3 इसमें मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल। brf5 इंपॉर्टेंट है, जीनोन और एक्सीजीरोन ऑक्सीफ्लोरिन XCOF4, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बेटा sp3 और D2sp3, मतलब ये दोनों की मिक्सअप मिले तो याद रखना इसकी ये वाली और इसकी ये वाली शेप सेम होती है, कैसी? ऑक्टाहेड्रल शेप। एग्जाम्पल SF3 इंपॉर्टेंट, CrFS3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, SF6 इंपॉर्टेंट।